हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ओ। आज हम जो है नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ओ देखेंगे ड्यू टू अ वेव फ्रंट, और ये जो टॉपिक है वो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स का पार्ट है। The net intensity of light at the observation point depends upon the following factors। जो net intensity है पॉइंट O पे, वो जो है फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। नंबर फर्स्ट है एरिया ऑफ द हाफ पीरियड जोन्स। हाफ पीरियड जोन्स के एरिया पर डिपेंड होता है बिकॉज द नंबर ऑफ वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ हाफ पीरियड जोन डिपेंड्स अपॉन द एरिया। क्योंकि जो नंबर ऑफ वेवलेट्स है जो कि हाफ पीरियड जोन से ओरिजिनेट होता है वो एरिया पे डिपेंड होगा। जितना ज्यादा एरिया है उतना ज्यादा उसमें से वेवलेट्स आएगा, और जितना कम एरिया है उतना कम उसमें से वेवलेट्स आएगा सेकेंडरी, और उसी वेवलेट्स की वजह से इंटेंसिटी है, इसलिए ये जो है एरिया पर डिपेंड होता है इंटेंसिटी। दिस फैक्टर इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल हाफ पीरियड जोन्स, और ये जो फैक्टर है वो हर हाफ पीरियड जोन्स के लिए नियरली सेम है। नंबर सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द हाफ पीरियड जोन फ्रॉम ओ। जो पॉइंट ओ है विच इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है हाफ पीरियड जोन से, उस पर डिपेंड होता है हमारा इंटेंसिटी। The intensity of light from any part of the wave front reaching the observation point O varies inversely as the square of the distance। जो intensity है from any part of the wave front, किसी भी part of the wave front से जो intensity आता है और जो observation point O को reach करता है, वो कैसे वेरी करता है? Inversely square of the distance 1 upon r square से वेरी करता है, जहाँ पर r जो है वो distance है। ठीक है, This factor goes on decreasing as p increases। Okay, जितना p increase होता जाएगा, हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, उतना डिस्टेंस o और हाफ पीरियड जोन का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। लैम्डा अपॉन 2 फैक्टर से इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना जो है इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। नंबर थर्ड फैक्टर है obliquity। The contribution of intensity of light from the given half period zones varies in direct proportion to 1 plus cos theta, where theta is the angle between the line joining any point on the half period zone and the direction of propagation of light at that point। Obliquity means inclination को angle को कहते हैं। ठीक है, तो जो contribution है intensity of light का given half period zone से 1 plus cos थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द हाफ पीरियड जोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव। उनके बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा कहते हैं, यहाँ पर फिगर में दिखाया है। द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल थ्री फैक्टर्स इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट O due to pth half period zone goes on decreasing as p increases। ये तीनों फैक्टर्स जो है वो इंटेंसिटी के बारे में बताता है, तो ये जो तीनों फैक्टर्स है उसका नेट असर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है as p increases। जितना हाफ पीरियड जोन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा उतना जो है ये जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। Since the intensity of light is directly proportional to the square of एम्पलीट्यूड E, हमें पता है जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर E है उसके स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। Therefore, the contribution of amplitude due to different half period zones goes on decreasing as p increases। इसलिए जो amplitude का contribution है अलग अलग half period zones का, वो decrease होता जाएगा जब p increase होगा। क्यों? क्योंकि intensity decrease हो रहा है। जब p इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता जाएगा जब
P इंक्रीज होगा, जब P इंक्रीज होगा। Let E1, E2, E3, EP be the magnitude of amplitude of light reaching O from the first, second, third and pth zone respectively। हम सपोज करते हैं E1, E2, E3, EP जो है वो एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड है जो कि पॉइंट O को रीच करेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, pth हाफ पीरियड जोन से रिस्पेक्टिवली। देन E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E3, सो ऑन अप टू EP। तो उस केस में क्या होगा, जो E1 है वो ग्रेटर होगा E2 से और जो E2 है वो ग्रेटर होगा E3 से एंड सो ऑन। हाउएवर डिफरेंस बिटवीन द एम्पलीट्यूड ड्यू टू एडजेसेंट जोन्स विल बी नेग्लिजिबल। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है पास वाले जोन्स के बीच में उसका डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि पास वाले जोन्स का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होगा। Also the amplitude E1 due to first zone be taken positive, then that due to second zone E2 will be negative because the light waves from the two differ in phase by pi। अगर हम फर्स्ट जोन का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव लेंगे तो हमें सेकेंड जोन का एम्पलीट्यूड नेगेटिव लेना है, क्योंकि इन दोनों जोन्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई होता है और जब भी कभी फेज डिफरेंस पाई होगा तब साइन जो है वो चेंज होगा। सिमिलरली E3 विल बी पॉजिटिव एंड E4 विल बी नेगेटिव, और उसी तरीके से E3 जो है वो पॉजिटिव होगा, E4 जो है वो नेगेटिव होगा। इन जनरल ऑल द ऑड नंबर एम्पलीट्यूड्स में बी टेकन एज पॉजिटिव। जनरली कहे तो 1, 3, 5 ये सारे एम्पलीट्यूड्स को हम पॉजिटिव लेंगे ऑड नंबर वाले, एंड इवन नंबर एम्पलीट्यूड्स में बी टेकन एज नेगेटिव, और इवन नंबर एम्पलीट्यूड्स को हम नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, हेंस द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट रीचिंग O ड्यू टू ऑल द pth हाफ पीरियड जोन्स इज गिवन बाय। तो जो नेट एम्पलीट्यूड होगा, टोटल एम्पलीट्यूड होगा हर हाफ पीरियड जोन्स की वजह से, वो यहाँ पर दिया है E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस E5 प्लस सो ऑन अप टू EP के बराबर होगा, और वो है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है टू केसेस अराइज। दो चीजें होता है यहाँ पर व्हेन P इज ओड, जब ये जो लास्ट वाला एम्पलीट्यूड है, लास्ट वाला हाफ पीरियड जोन है, पीथ जोन है, जब वो ऑड नंबर होता है, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी रिटन एज, तब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर EO लिखा है, O का मतलब है ऑड। ये जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो बराबर होगा E1/2 प्लस E1/2 माइनस E2 प्लस E3/2 प्लस E3/2 माइनस E4 प्लस सो ऑन अप टू EP/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे E1/2 प्लस E1/2 है, 2E1/2 होगा विच इज इक्वल टू E1, यही पहले वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर P जो है वो ऑड है, जहाँ पर ऑड नंबर है उसको हमें कैसे लिखना है, जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाला एम्पलीट्यूड है उसको 2 से डिवाइड करके 2 बार लिखना है। नाउ द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एज P इंक्रीजेस। हमें पता है कि जितना P इंक्रीज होता जाएगा उतना एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द एडजेसेंट जोन्स आर नियरली इक्वल, और जो एडजेसेंट जोन्स पास वाले जोन्स के एम्पलीट्यूड है वो नियरली इक्वल है। देयरफॉर वी हैव, तो यहाँ पर लिखा है जो E2 है वो बराबर होगा E1 प्लस E3/2 के, क्योंकि जो एडजेसेंट पास वाले जोन्स के एम्पलीट्यूड है वो सेम होता है, नियरली इक्वल होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और उसी तरीके से E4 जो है E3 प्लस E5/2 के बराबर होगा, और उसी तरीके से EP-1 जो है EP-2 प्लस EP/2 के बराबर आएगा। दस इक्वेशन नंबर सेकेंड रिड्यूसेस टू, तो जो इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है वो इस टर्म में रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये E1/2 प्लस E3/2 जो है वो E2 के बराबर है, एडजेसेंट जोन्स का एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल है, तो इन दोनों का सम जो है वो E2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब हम E2 लिखेंगे इन दोनों के जगह पे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
और उसी तरीके से जो ब्रैकेट में टर्म्स है वो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा E1/2 प्लस EP/2 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये है हमारा ओड हाफ पीरियड जोन्स की वजह से टोटल इंटेंसिटी। नाउ व्हेन P इज इवन, इक्वेशन नंबर 1 में बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 1 में अभी हमें क्या करना है, जो इवन है उस टर्म को 2 से डिवाइड करके 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे 2 बार -E2/2 आया है, 2 बार -E4/4 आया है और उसी तरीके से -EP/2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन निकाला है। ठीक है, और हमें पता है कि जो एडजेसेंट जोन्स है, पास वाले जोन्स का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होता है, तो इन दोनों का सम जो है वो E3 के बराबर आएगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से E5 के आगे वाला टर्म जो कि हाफ है और पीछे वाला टर्म उसको वो भी हाफ है, उन दोनों को सम करेंगे तो E5 आएगा। और ये इसलिए आता है क्योंकि पास वाले जोन्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होता है, तो वही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E1 -E2/2 -EP/2। नाउ E2/2 E1/2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकता है क्योंकि E2 और E1 जो है वो पास में है। हाफ पीरियड जोन्स जब पास में होता है तो उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, तो हम E2 के जगह पे E1 लिख सकते हैं। तो E1 -E1/2 जो है वो E1/2 के बराबर होगा। 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ बचेगा, E1/2 आएगा। ठीक है, -EP/2 और ये है हमारा इक्वेशन 4 और ये है हमारा एम्पलीट्यूड ड्यू टू इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले वाले केस में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो जो है E1/2 जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड है उसको डिवाइडेड बाय 2 प्लस EP/2 है और यहाँ पर -EP/2 है E1 के केस में। तो E0 वाला ग्रेटर हुआ EE से। ठीक है, एविडेंटली EO इज ग्रेटर देन EE, जो EO है वो EE से ग्रेटर है, इसलिए जो E0 का स्क्वायर है EO का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा EE के स्क्वायर से। Thus we find that if the light reaching the observation point is from the odd number of zones, then the net intensity of light is more than that if the light is from even number of zones। तो हमें यहाँ पे पता चला कि अगर जो लाइट जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट को रीच करेगा ओड नंबर ऑफ जोन से आता है तो उसका इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगा इवन नंबर ऑफ जोन से, क्योंकि इंटेंसिटी जो है E0 स्क्वायर के बराबर है, E0 स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, तो वही यहाँ पर लिखा है। Also if the point O be such that the first zone covers the whole of the exposed wavefront, then the intensity of light at O is proportional to E1 का स्क्वायर। अगर जो पॉइंट O है वो एक ऐसे जगह पे पोजीशन है, एक ऐसे पोजीशन पे प्रेजेंट है कि जो वेव फ्रंट है वो सिर्फ फर्स्ट जोन को कवर कर रहा है, तो उस केस में उसका जो इंटेंसिटी है वो E1 के स्क्वायर के बराबर होगा। However, if a large number of half period zones are contained in the exposed part of the wave front, लेकिन जब exposed part of the wave front के अंदर बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स अगर प्रेजेंट होंगे, then the intensity of light will be proportional to this term। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा उस वक्त इस टर्म से प्रोपोर्शनल होगा, या तो E1/2 प्लस EP/2 के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा या माइनस वाले स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा। If P is large, EP will be small। अगर P large हुआ तो EP जो है वो small होगा and EP/2 will be neglected। अगर ये जो P order है वो ज्यादा हुआ तो EP जो है वो कम होता जाएगा, EP एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा जितना ये जो P है वो large होगा, तो उस केस में हम EP/2 को neglect कर सकते हैं। Hence the intensity of light at O will be E1/4। तो बस यही वाला टर्म आएगा इंटेंसिटी में, which is equal to 1/4 है, जो कि 1/4 है इंटेंसिटी का ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, यानी कि E1 स्क्वायर का 1/4 है।
This also shows that when the given wavefront can be divided into large number of half period zones, the intensity of light at the observation point due to all half period zones is 1/4 as compared to that due to the first half period zones. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेव फ्रंट को लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करेंगे तो जो इंटेंसिटी होगा लाइट का ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हर हाफ पीरियड जोन्स की वजह से वो जो है 1/4 होगा एज कंपेयर टू that due to the first half period zone. फिर उसके बाद ग्राफिकल एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड दिया है, यहाँ पर फिगर में ग्राफिकल एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड दिखाया है. Here E1, E3, E5, E7 are shown directed upwards and positive. यहाँ पर जो ऑड एम्पलीट्यूड है वो ऊपर की तरफ है because they are positive, इसलिए वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है. एंड E2, E4, E6, E8 और ये जो टर्म्स है वो जो है क्या है, नेगेटिव है, नीचे की तरफ दिखाया है, आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड नेगेटिव. इट इज एविडेंट दैट as the number of half period zones contributing light at the observation point increases, the net amplitude decreases. हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं जैसे ही नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स जो कि लाइट को कंट्रीब्यूट करेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे वो इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे ही नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इंक्रीज होगा वेव फ्रंट के अंदर जो नेट एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है. ये जो लाइन का लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है. The upper line gives the net amplitude due to odd number of half period zones. ये जो upper line है वो net amplitude देता है odd number of half period zones की वजह से. And the lower lines gives that due to even number of half period zones. Lower line जो है वो even number of zones की वजह से एम्पलीट्यूड है. और यही है आज का टॉपिक. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.